35 साल से ईरान के हर सही और गलत के मालिक, किस को इक़्तिदार देना है, किस मुल्क से कैसे ताल्लुकात रखने हैं, किस मुल्क को आंखें दिखानी है, किस को गले लगाना है, फौज की सरबराही कौन करेगा, निज़ाम अदल का चीफ जस्टिस कौन लगेगा, जिसकी हाँ से मुल्क चलता है, जिसकी ना से निज़ाम ठहर जाता है, वो है आयतुल्लाह खामनाई, इमाम खुमैनी के साथी, इमाम खुमैनी के वारिस, निज़ाम खुमैनी के वारिस, ईरान के सुप्रीम लीडर, बादशाहों से ज़्यादा ताकतवर आयतुल्लाह खामनाई, जो कि 1979 के खुमैनी इनकलाब के बाद कायम होने वाली आला तरीन मजहबी और सियासी हैसियत है। ये निज़ाम आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के विलायत फ़क़ीहा के तसव्वुर पर मबनी है। आयतुल्लाह खुमैनी अपनी किताब हुकूमत इस्लामी में विलायत फ़क़ीहा के बारे में लिखते हैं कि इस्लामी रियासत का मकसद इस्लामी उसूलों को नाफिज करना है और इसके लिए ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है जो इस्लामी कवानीन की गहराई से समझ रखता हो। खुमैनी साहब लिखते हैं कि अवामी फलाह व बहबूद और इंसाफ का क़याम तभी मुमकिन है जब इस्लामी फ़क़ीहा की सरबराही में हुकूमत चलाई जाए, यानी एक आलिम की सरबराही में। बहरहाल आयतुल्लाह खामनाई 1989 से इस ओहदे पर फाइज हैं। उन्होंने आयतुल्लाह के इंतकाल के बाद ये मुकाम संभाला था। सुप्रीम लीडर की हैसियत से वो तमाम अफवाज के कमांडर इन चीफ हैं जो कि ईरान की फौज और सिक्योरिटी एजेंसी की निगरानी करते हैं। इमाम खुमैनी इस ओहदे पर सिर्फ 10 साल रहे, जबकि मौजूदा आयतुल्लाह इस ओहदे पर तकरीबन 35 साल से हैं। वो अदलिया, फौज और दीगर अहम इदारों के सरबराहान की तकर्री करते हैं, बाशमूल गार्डियन काउंसिल के निफ्स अराकीन की, जो इंतखाबात और कानून साजी की निगरानी करते हैं। इस तरह वो तकरीबन पूरे ईरान के मालिक हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई 17 जुलाई 1939 को ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। वो एक आलिम दीन के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने मशहद और कुम में इस्लामी तालीम हासिल की। 1960 की दिहाई में उन्होंने सियासी तौर पर सरगर्म होना शुरू किया, शाह ईरान के खिलाफ बगावत में भरपूर हिस्सा लिया और इमाम खुमैनी के साथी बन गए। इमाम खुमैनी ने आयतुल्लाह अली खामनाई की सियासी और मजहबी तरबियत भी की और इनकलाब ईरान के बाद उन्हें अपनी सुप्रीम कमांड में ईरान का सदर भी बनाया। आयतुल्लाह अली खामनाई ईरान के तीसरे सदर थे। वो 1981 से 1989 तक इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर रहे। खामनाई के सदर बनने से पहले ईरान के पहले सदर अबुल हसन थे, जिन्हें 1981 में ओहदे से हटा दिया गया था, यानी इनकलाब के सिर्फ 2 साल बाद ही उन्हें तब्दील कर दिया गया। इसके बाद मोहम्मद अली रजाई दूसरे सदर बने, लेकिन उनके सदर बनने के चंद माह बाद ही वो एक बम धमाके में इंतकाल कर गए। ये धमाका तेहरान में वजीर आजम के दफ्तर में एक इजलास के दौरान हुआ, जिसमें मोहम्मद अली रजाई और वजीर आजम मोहम्मद जवाद दोनों मौजूद थे। ये धमाका एक ब्रीफ केस में नस्ब बम के जरिए किया गया, जिसके नतीजे में दोनों अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इस बम हमले की जिम्मेदारी मुजाहिदीन खल्क पर डाली गई, जो उस वक्त इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ बगावत कर रही थी। मुजाहिदीन खल्क ने इनकलाब के बाद हुकूमत के साथ इख्तलाफात की बुनियाद पर दहशतगर्दाना हमले शुरू किए थे और रजाई पर हमला इसी मुहिम का हिस्सा था। हालांकि ये तंजीम ईरान इनकलाब में खुद भी शामिल रही थी। इसके बाद आयतुल्लाह अली खामनाई को सदर मुंतखब किया गया और उन्होंने 8 साल तक ये ओहदा संभाला। इस वक्त उनकी जान को सख्त खतरात लाहक हैं। इसराइल के लिए सबसे बड़ा टारगेट हमास के सरबराह और हिजबुल्लाह के सरबराह के बाद आयतुल्लाह अली खामनाई है। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए चंद दिन पहले आयतुल्लाह खामनाई को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने की खबरें सामने आई थीं। अब ये समझना ज़रूरी है कि ईरान का मुकम्मल दिफाई निज़ाम क्या है और कैसे काम करता है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल इसकी दिफाई हिकमत अमली का मरकजी हिस्सा है। इसके पास मशरिक वस्ता का सबसे बड़ा मिसाइल ज़ख़ीरा मौजूद है। ईरान के ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक वार करने की सलाहियत रखते हैं। हालिया दिनों में ईरान ने बराह रास्त इसराइल पर हमला करके ये साबित भी कर दिया।
ایران کے دارالحکومت سے اسرائیلی دارالحکومت کا فاصلہ محض 16 سے 1700 کلومیٹر ہے، اور اگر اسرائیل کی مکمل حدود کا تعین کیا جائے تو یہ تقریباً 1800 سے 2000 کلومیٹر ہی بنتی ہے۔ یعنی ایران کا میزائل سسٹم یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اسرائیل کے کسی بھی کونے پہ اپنے دشمن کو نشانہ بنا سکے۔ ایران کا بحری نظام کچھ زیادہ مضبوط نہیں، وہ دشمن سے مقابلے کے لیے چھوٹی تیز رفتار کشتیوں، بحری بارودی سرنگوں اور اینٹی شپ کروز میزائل کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ایران کا فضائی محاذ پر کنٹرول بہتر ہے۔ اس کے پاس روسی ساختہ S-300 اور ٹور M1 موجود ہے۔ ایران کے پاس 300 سے 350 جنگی طیارے موجود ہیں، جن میں امریکی ساختہ جنگی طیارے بھی شامل ہیں، لیکن زیادہ تر طیارے جیسے فینٹم 2، فریڈم 5، MiG-29 وہ طیارے ہیں جو موجودہ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں کچھ کمزور سمجھے جاتے ہیں، لیکن ایران کے فضائی محافظ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ انہیں دشمن کے خلاف انتہائی بہادری سے استعمال کر کے کسی بھی دشمن کو سخت نقصان پہنچا سکیں۔ ایران کے پاس لڑنے کو صرف فوج نہیں بلکہ بہت سی نجی ملیشیا بھی ہے، یعنی وہ فورسز جو باقاعدہ طور پر ایرانی فوج کا حصہ نہیں، لیکن ایسے گروپس ہیں جو مختلف ممالک میں موجود ہیں اور صرف ایران کے ایک اشارے پر اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حزب اللہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ ایران کے پاس تقریباً 350 فوجی اہلکار بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی انقلاب گارڈز کی تعداد تقریباً 1,90,000 بنتی ہے، یعنی تقریباً 5.5 لاکھ فوج بیک وقت ایران کی حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ گروپس جو دنیا کے مختلف ممالک میں ایران کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں، ان کی تعداد بھی تقریباً 6 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے، جن میں ریزرو فورس کے ممبران بھی شامل ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کے پاس موجودہ اور ریزرو فورس کی تعداد تقریباً 6 لاکھ بنتی ہے۔ اسرائیل کے پاس امریکی ساختہ F-15 اور 16 جیسے جنگی طیارے بھی موجود ہیں۔ اسرائیل جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس کے پاس ایسے 200 کے قریب میزائلز موجود ہیں۔ ایران نے اب تک جوہری ہتھیار بنانے کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ ایران کے پاس اتنا یورینیم موجود ہے کہ اگر وہ جوہری ہتھیار بنانا چاہے تو بہت جلد اسے تیار کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس حوالے سے اگر آپ کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں تو اپنے کامنٹ میں ضرور بتائیں، ہم اس پر نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بات کریں گے۔